हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की सीरीज़। और इस लेक्चर में हम जो है डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का 2019-20 का हमारा जो क्वेश्चन पेपर है AKTU का, उसको हम जो है कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स के साथ। और आपके जो भी डाउट हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको AKTU के प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, वो भी हैंड रिटन फॉर्म में पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आप जो है इन क्वेश्चंस को इजीली याद कर सकें। और इससे आपको जो है सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको वो पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जो प्रीवियस ईयर्स में 3 से 4 बार रिपीट हो चुके हैं, तो वो आपके जो है बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे, जिससे आप जो है एग्जाम्स में बहुत अच्छी तरीके से उस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा सेक्शन ए। सेक्शन ए जो है वो हमारा 2 मार्क्स का होता है। सेक्शन ए में हमारे 10 क्वेश्चंस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है और हमें सभी क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करना ज़रूरी होता है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लूइड स्टैटिक एंड फ्लूइड डायनामिक। फ्लूइड स्टैटिक और फ्लूइड डायनामिक को डिफ्रेंशिएट करना है हमें कि ये कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। फ्लूइड स्टैटिक क्या होता है हमारा? द स्टडी ऑफ स्टेशनरी फ्लूइड। मतलब फ्लूइड स्टैटिक क्या है हमारा? मतलब एक स्टडी है जिसमें हम जो है स्टेशनरी फ्लूइड के बारे में स्टडी करते हैं। और फ्लूइड डायनामिक क्या है? द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। मतलब उस फ्लूइड की स्टडी कर रहे हैं हम जो कि हमारा मोशन में है। और हमारा स्टैटिक क्या है? जैसा कि आप नाम से बता सकते हैं, ये जो हमारा स्टेशनरी में है। सेकेंड क्वेश्चन आता है डिफाइन एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। हमें जो है एट्रिशन और इम्पैक्ट का डिफाइन देना है। एट्रिशन क्या होता है? द ड्रग्स पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर। मतलब ड्रग पार्टिकल जो है एक दूसरे से टकराते हैं, तो उसमें जो हमारा साइज रिडक्शन होता है उसको हम कहते हैं एट्रिशन। और इम्पैक्ट क्या होता है? मूविंग पार्टिकल्स स्ट्राइक अगेंस्ट अ स्टेशनरी फेज। मतलब क्या होता है? हमारे एक मूविंग पार्टिकल होता है जो कि बहुत तेज़ी से हमारे पार्टिकल्स के साथ जाके टकराता है, उसे हम कहते हैं इम्पैक्ट। जैसा कि आपका हैमर मिल होता है, हैमर मिल में क्या होता है? हमारा हैमर जो होता है वो मूव कर रहा होता है, बट हमारा ऊपर से जो पार्टिकल्स गिर रहे हैं वो हमारा स्टेशनरी फेज में है। तो हमारा मूविंग सब्सटेंस या फिर मूविंग पार्टिकल जो होता है वो हमारा बहुत तेज़ी से स्ट्राइक करता है, टकराता है हमारा स्टेशनरी पार्टिकल्स के साथ, उसे हम कहते हैं इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सेडिमेंटेशन एंड इल्यूट्रेशन। हमें जो है सेडिमेंटेशन और इल्यूट्रेशन में डिफरेंस बताना है। सेडिमेंटेशन होता है द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग और बीइंग डिपॉजिटेड एज सेडिमेंट। बेसिकली हमारा क्या होता है? सेडिमेंटेशन जो है एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारा कोई भी पार्टिकल जो है वो हमारा सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। बट हमारा इल्यूट्रेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग पार्टिकल्स बेस्ड ऑन देयर साइज, शेप, डेंसिटी यूजिंग स्ट्रीम ऑफ गैसेज और लिक्विड फ्लोइंग इन डायरेक्शन यूजली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन। बेसिकली हमारा इल्यूट्रेशन क्या है? हमारा इल्यूट्रेशन जो है एक प्रोसेस है जो जिसमें हम जो है पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग और डेंसिटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्ट्रेट एंड एक्सप्रेस फूरियस लॉ ऑफ हीट ट्रांसमिशन विद इक्वेशन। हमें जो फूरियस लॉ ऑफ हीट ट्रांसमिशन के बारे में बताना है उसकी इक्वेशन के साथ। अब इक्वेशन जो है वो हमारी ये वाली होती है फूरियस लॉ ऑफ हीट ट्रांसमिशन की। इसमें हमारा क्या होता है? हमारा Q जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है हीट ट्रांसफ़र को, कि कितनी हमारी हीट ट्रांसफ़र हुई है एक जगह से दूसरी जगह तक। K जो है हमारा कांस्टेंट है। A जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। और हमारा डेल्टा T जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर ग्रेडियंट को। और हमारा डेल्टा H जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारी विड्थ ऑफ द वॉल। मतलब जिस वॉल के थ्रू हम जो है हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी विड्थ कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है, उसको हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा डेल्टा X। तो इसी तरीके से हमारा बेसिकली अगर इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे तो ये लो के सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद करने हैं। फर्स्ट हमारा कि हमारा ये लो क्या कहता है कि जो भी हमारा हीट ट्रांसफ़र है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। मतलब जितना ज़्यादा आप एरिया बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा आपकी हीट ट्रांसफ़र होगी। इसी तरीके से सेकंड ये कहता है कि आपका ये जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट पे। मतलब जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा आपकी हीट ट्रांसफ़र होगी। थर्ड पॉइंट कहता है कि हीट ट्रांसफ़र जो है वो हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है विड्थ ऑफ द वॉल के। मतलब जितनी ज़्यादा आप वॉल की विड्थ बढ़ाओगे, मतलब वॉल को जितना ज़्यादा मोटा करोगे उतनी आपकी जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो आपकी कम होगी। तो यही हमारा बेसिक 3 पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारा ये रूल रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट आता है हमारा ये जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हमारा हीट ट्रांसफ़र जो होती है हमारी विड्थ ऑफ द वॉल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये आप जो है अगर ये इक्वेशन आप याद कर लेंगे तो ईजिली आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ इवेपोरेशन डिफरेंट फ्रॉम ड्राइंग एंड डिस्टिलेशन। हमें बताना है कि इवेपोरेशन कैसे डिफरेंट होती है ड्राइंग प्रोसेस से और डिस्टिलेशन प्रोसेस से। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में आ जाता है इट इज़ द प्रोसेस विच इज़ यूज टू गेट कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट।
मतलब ये जो है एक प्रोसेस है जिसमें हमें जो है हम यूज़ करते हैं हम कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट को बनाने के लिए। मतलब हम जो है एक प्रोडक्ट जो हमारा डाइल्यूट है उसको कंसनट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए हम जो है इवेपोरेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हमारी डिस्टिलेशन होती है। डिस्टिलेशन इज यूज टू प्योरीफाई लिक्विड बाय सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड मिक्सचर। मतलब किसी भी लिक्विड मिक्सचर में से अलग अलग कंपोनेंट्स, लिक्विड के अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में हम जो है यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस का। और हमारा नेक्स्ट आ जाता है ड्राइंग। ड्राइंग इज यूज टू रिमूव स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट टू ड्राई। मतलब बेसिकली हमारे ड्राइंग प्रोसेस में क्या होता है, हम जो है हीट की हेल्प से हम जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड को हम रिमूव कर देते हैं किसी भी पाउडर में से, उसे हम कहते हैं ड्राइंग। तो इसी तरीके से हमारा इवेपोरेशन जो है वो हमारी डिफरेंट होती है हमारी ड्राइंग से, डिस्टिलेशन से। तो हमारा इवेपोरेशन में जो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा लिक्विड आएगा, कंसनट्रेटेड लिक्विड होगा। बट हमारा डिस्टिलेशन में जो होता है हमारा प्रोडक्ट जो है वो लिक्विड होगा, बट वो जो हमारा लिक्विड को सेपरेट कर देंगे अलग अलग कंपोनेंट्स में। बट हमारा ड्राइंग में जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो हमारा सॉलिड होगा, क्योंकि हमारा उसमें जो भी वाटर था उसको जो है हमने इवेपोरेट कर दिया है, रिमूव कर दिया है। वही जो हमारा बता रखा है कि ड्राइंग प्रोसेस जो होती है हमारा वाटर को रिमूव करने के लिए यूज़ करी जाती है। तो गाइज उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। हमें जो है स्टीम डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल बताना है। अ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स बिगिंस टू बॉयल व्हेन सम ऑफ देयर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब स्टीम डिस्टिलेशन किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, इसमें हमारा बता रहा है कि हमारा इसमें जो इमिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर है वो हमारा बॉयल होना तब स्टार्ट करता है जब उसका जो वेपर प्रेशर जो होता है, उसका टोटल वेपर प्रेशर जो होता है वो हमारा इक्वल हो जाता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब वो जो हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही हमारा बेसिक प्रिंसिपल होता है हमारा स्टीम डिस्टिलेशन का। इसमें बेसिकली हम जो है स्टीम का यूज़ करते हैं, स्टीम, और हम जो है डायरेक्ट हीट के द्वारा हम जो है इसका वेपर प्रेशर जो है वो हम इक्वल कर देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो उस केस में हमारा जो इमिसिबल लिक्विड है वो हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब बेसिकली जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इमिसिबल लिक्विड्स का, उस टेम्परेचर से पहले ही हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम कहते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन। आप सब्लिमेशन से क्या समझते हैं उसके बारे में बताना है। द कन्वर्सेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू द गैसेस स्टेट विदाउट बिकमिंग लिक्विड। मतलब किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को डायरेक्टली अगर कन्वर्ट कर दिया जाए गैसेस मतलब स्टेट में, बिना किसी मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हुए, मतलब डायरेक्टली वो जो है कन्वर्ट हो जाता है गैसेस स्टेट में, तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग। हमें जो है मिक्सिंग और ब्लेंडिंग के बीच में डिफरेंस बताना है। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेड स्पॉट इन सॉलिड मिक्सिंग। सॉलिड मिक्सिंग में जो हमारे डेड स्पॉट होते हैं उनसे आप क्या समझते हो उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले आता है हमारा मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ सेम फाइबर्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। मतलब सेम फाइबर्स को हम जब मिक्स करते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो डिफरेंट होती है, तो उसमें हम कहेंगे मिक्सिंग। बट हमारा ब्लेंडिंग क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट फाइबर्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज़। मतलब इसमें जो होता है हमारा डिफरेंट फाइबर्स को हम जो है मिक्स करते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है सेम होती है, उसे हम कहते हैं ब्लेंडिंग। नेक्स्ट आता है हमारा डेड स्पॉट। डेड स्पॉट क्या होता है, अ स्पॉट वेयर एक्टिविटी इज़ लैग। मतलब ये जो है वो स्पॉट होता है जिस पे हमारा जो मिक्सिंग प्रोसेस होती है सॉलिड मिक्सिंग में, जहाँ पे हमारे जो ब्लेड होते हैं वो उनका जो है हमारा प्रोसेस जो है नहीं हो पाती, या फिर हमारी वहाँ जो है एक्टिविटी नहीं हो पाती, तो उस स्पॉट को हम कहते हैं डेड स्पॉट। मतलब बेसिकली उस वहाँ पर जो भी पाउडर होगा वो जो है मिक्स नहीं होगा ढंग से, वो जो हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। मतलब इसमें जो है डेड स्पॉट क्या होता है, जहाँ पे हमारी एक्टिविटी बिल्कुल जीरो होती है, तो वहाँ पर हमारा मिक्सिंग नहीं हो पाती है, उसे हम कहते हैं डेड स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक्सप्रेस द मैकेनिज्म ऑफ इनपिगमेंट एंड इंटेगलमेंट। इनपिगमेंट और इंटेगलमेंट का मैकेनिज्म बताना है। ये क्वेश्चन जो है आपका 2022-23 क्वेश्चन पेपर में भी आपका रिपीट हो चुका है, तो आप जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। मतलब बेसिकली आपका ये क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल है, आप इसके कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। इन पिगमेंट क्या होता है, हमारा सॉलिड पार्टिकल्स आर स्ट्राइक एंड रिटेन ऑन फिल्टर पे मीडिया। मतलब ये जो होता है हमारा एक इन पिगमेंट क्या होता है, हमारा जब भी हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं तो हमारा सॉलिड पार्टिकल जो होता है वो हमारा स्ट्राइक करते हैं और हमारा फिल्टर मीडिया के ऊपर ही रह जाते हैं, उसे हम कहते हैं इन पिगमेंट। और इंटेगलमेंट क्या होता है, द सॉलिड पार्टिकल्स आर इंटेगल्ड एंड रिटेन विद इन द फिल्टर मीडिया। मतलब इसमें क्या होता है, हमारा जब भी हम फिल्टर करते हैं किसी भी स्लरी को, तो हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे इंटेगल हो जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं हमारे फिल्टर मीडिया के अंदर, उसे हम कहते हैं इंटेगलमेंट। बट हमारा इन पिगमेंट क्या होता है, हमारा सरफेस मीडिया के सरफेस पे हमारा जो है जो भी हमारा फिल्टर मीडिया उसके सरफेस पे हमारा जो भी सॉलिड पार्टिकल्स रिटेन हो चुके हैं उसे हम कहते हैं इन पिगमेंट।
तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। इसका प्रॉपर एग्जांपल आप इस तरीके से दे सकते हैं कि जब भी आप जो है स्लरी को फिल्टर मीडिया के थ्रू, मतलब फिल्टर पेपर के थ्रू आप जब पास करते हैं तो हमारा सॉलिड पार्टिकल जो होता है वो हमारा सरफेस पे रह जाते हैं, उसे हम कहते हैं इन पिगमेंट। और जब भी आप कॉटन प्लग के द्वारा कोई भी सॉल्यूशन को या फिर कोई भी सिरप को आप जो है फिल्टर करते हैं तो उसमें जो हमारा सॉलिड पार्टिकल जो होता है वो हमारा फिल्टर मीडिया के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, उसके अंदर फंस जाते हैं, उसे हम कहते हैं इंटेगलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ मीन बाय अंडर ड्रिवन एंड ओवर ड्रिवन असेंबली, गिव एग्जांपल आल्सो। हमें जो है अंडर ड्रिवन और ओवर ड्रिवन असेंबली के बारे में बताना है और उनके एग्जांपल्स बताने हैं। सबसे पहले आता है हमारा अंडर ड्रिवन असेंबली। इट कंसिस्ट ऑफ अ रोटेटिंग बास्केट प्लेस्ड ऑन वर्टिकल शाफ्ट एंड ड्रिवन बाय मोटर फ्रॉम द बॉटम कॉल्ड अंडर ड्रिवन असेंबली। अंडर ड्रिवन असेंबली में क्या होता है, जो हमारा बास्केट होती है उसके नीचे हमारी जो है मोटर लगी होती है, उसे हम कहते हैं अंडर ड्रिवन, मतलब नीचे से जो है ड्राइव करी जा रही है, तो उसे हम कह रहे हैं अंडर ड्रिवन असेंबली। इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है वर्टिकल बास्केट बॉटम ड्राइव सेंट्रीफ्यूज। सेकंड आ जाता है हमारा ओवर ड्रिवन असेंबली। ओवर ड्रिवन असेंबली में क्या होता है, इफ़ द बास्केट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द शाफ्ट इट इज़ डिस्क्राइब अस ओवर ड्रिवन असेंबली। ओवर ड्रिवन असेंबली में क्या हो रहा है, हमारा जो ऊपर मोटर लगी है, मोटर से हमारी शाफ्ट आ रही है और शाफ्ट के नीचे जो हमारी बास्केट लगी हुई है, तो उसे हम कहते हैं ओवर ड्रिवन असेंबली। मतलब हमारा मोटर अगर ऊपर लगी है तो ओवर ड्रिवन, अगर मोटर जो है नीचे लगी है तो उसे कहेंगे अंडर ड्रिवन। इस तरीके से हम जो है अंडर ड्रिवन और ओवर ड्रिवन असेंबली को कैटेगराइज करते हैं। तो इसमें हमारा ओवर ड्रिवन का हमारा एग्जांपल आ जाता है ओवर ड्रिवन परफोरेटेड बास्केट। तो उम्मीद है गाइज आपको ये समझ आ गया होगा। तो गाइज इसी के साथ हमारा सेक्शन ए जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है वो हमारा 10 मार्क्स का है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है स्ट्रेट एंड ड्राइव बर्नौली इक्वेशन। हमें जो है बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव करना है और उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि बर्नौली इक्वेशन कहती क्या है। The total mechanical energy of moving fluids comprising the gravitational potential energy of elevation, the energy associated with the fluid pressure and kinetic energy of fluid motion remains constant। बेसिकली आपको इस तरीके से समझिए कि ये आपका जो है पाइप है, पाइप में जो है लिक्विड फ्लो हो रहा है। अब ये बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है कि हमारा जो हमारी टोटल एनर्जी होती है हमारी फ्लूइड की वो हमारी सेम रहती है, मतलब रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ये जो हमारी सेम रहती है, मतलब इस पॉइंट पे अगर हम फर्स्ट पॉइंट पे देखेंगे तो हमारी फर्स्ट पॉइंट पे और सेकंड पॉइंट पे दोनों तरफ जो हमारी टोटल एनर्जी जो है हमारी फ्लूइड की वो हमारी सेम है। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पर हमारी काइनेटिक एनर्जी कम है, यहाँ पोटेंशियल कम ज़्यादा है, बट यहाँ पर हमारा पोटेंशियल कम है, काइनेटिक ज़्यादा है। ये हो सकता है, मतलब एनर्जी जो है, एनर्जी की फॉर्म्स अलग अलग जो है वो डिफरेंट हो सकती है, बट हमारा जो टोटल एनर्जी है, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस ग्रेविटेशनल, ये तीनों जो है वो हमारी कांस्टेंट रहेंगी इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी। मतलब दोनों जो है हमारी हर जगह हमारी जो फ्लूइड की जो है टोटल एनर्जी होती है वो हमारी सेम रहेगी। तो यही हमारी बर्नौली इक्वेशन कहती है। चलिए इसको ड्राइव कर लेते हैं। बर्नौली इक्वेशन की डेरिवेशन जो है वो हमने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है हमारी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें। हमारा जो यूनिट 1 का हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, उसमें हमने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है। तो अगर आपको उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, मतलब आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। यहाँ हम जो है एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पे डिटेल में समझेंगे तो ये लेक्चर जो है ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं, इसकी क्विक रिवीजन ले लेते हैं। इसमें हमारे डेरिवेशन के लिए हमें जो है कुछ एजम्पशन लेने पड़ते हैं। इसमें हमारा आता है लेट डेंसिटी एट बोथ पॉइंट्स रिमेन कांस्टेंट। मतलब हमारा जो है डेंसिटी जो है हमें कांस्टेंट लेनी पड़ती है, बट हमारा कोई भी फ्लूइड ऐसा नहीं है जिसकी हमारी डेंसिटी जो है वो हमारी सेम रहे। मतलब दोनों पॉइंट पे हमें जो है डेंसिटी जो है वो हमें सेम रहनी पड़ती है। एंड देयर इज़ नो विस्कस फोर्स इन फ्लूइड्स। मतलब इसमें जो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसमें कोई भी विस्कस फोर्स नहीं है, मतलब उसकी विस्कोसिटी बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब उसमें कोई भी विस्कस फोर्स नहीं है। तो उसमें जो है उस केस में हम जो है इसको ड्राइव करते हैं। बट अगर हम रियल लाइफ में देखें तो ऐसा कोई भी फ्लूइड नहीं है जिसकी विस्कोसिटी जो है वो हमारी बिल्कुल ज़ीरो हो और हमारी डेंसिटी जो है वो हमारी सेम रहे। मतलब डेंसिटी जो है वो हमारी डिफरेंट होती रहती है और हमारा विस्कोसिटी जो है हर फ्लूइड की होती है। तो हम इसको जो है एज्यूम कर लेते हैं। बर्नौली इक्वेशन की डेरिवेशन को हम 4 स्टेप में कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले आ जाएगा हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो है वर्क डन मेजर करना है कि वर्क डन ऑन फ्लूइड। मतलब सबसे पहले हम जो है फर्स्ट स्टेप में वर्क डन मेजर करेंगे फ्लूइड के ऊपर कि हमारा कितना वर्क डन हुआ है। ये आ जाएगा हमारा dW = P1 - P2 × dV। तो ये निकल गया हमारा वर्क डन। सेकेंड हम मेजर करेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कि हमारी काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी चेंज हुई है। ये हमारा आ जाएगा dK = ½ ρdV × V2² - V1²। तो ये हमारा आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर इसी के साथ हमारा थर्ड स्टेप आ जाएगा, उसमें हम फाइंड करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कितना हमारा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है। ये आ जाएगा हमारा du = ρdVg
H2 माइनस H1। तो ये हमारा आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कितनी हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी 0.1 से 0.2 तक जाने में हमारी जो है चेंज हुई है। तो हम इन तीनों को फाइंड करने के बाद हमारा आ जाएगा फोर्थ स्टेप में क्या करना है हमें, टोटल एनर्जी इक्वेशन, हमें जो है टोटल एनर्जी इक्वेशन लगानी है और उसमें इन तीनों की वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे, तो वो हमारी आ जाएगी बर्नौली इक्वेशन। तो हमारा टोटल एनर्जी इक्वेशन क्या आती है हमारी, dW इक्वल टू DK प्लस DU, मतलब dW क्या हमारा वर्क डन, DK क्या हमारा काइनेटिक एनर्जी और हमारा DU क्या हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इस तरीके से इसको ऐड कर देंगे, मतलब इस तरीके से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। फिर हम क्या है हमारा DW क्या था हमारा वर्क डन हमारा कितना आया था P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई बाई DV, वही हमने यहाँ पे पुट कर दिया है P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई बाई DV। इसी तरीके से हमने जो है सेकंड किया था हमारा DK जो हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें पुट करनी है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हमारी यहाँ पर आ गई थी, हाफ रो DV V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, वही हमने यहाँ पे पुट कर दिया, हाफ रो DV V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। फिर हमने जो है ऐड करना है ऐड प्लस DU, मतलब DU क्या हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारी यहाँ पर फाइंड करी थी हमने, रो DVG H2 माइनस H1, वही हमने यहाँ पे कर दिया है ऐड रो DVG मल्टीप्लाई बाय H2 माइनस H1। अब ये करने के बाद हमने क्या करा है, हमने जो है यहाँ से DV ये कॉमन है, अब ये इसका भी हमारा DV और ये DV, इन दोनों को हम बाहर ले जाके यहाँ पे हम जो है DV इसका कॉमन ले लेंगे और ये DV और ये DV दोनों कट आउट हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा DV जो है वो हमारा रिमूव हो जाएगा यहाँ से। फिर हमारा ये इक्वेशन आ जाएगी और ये इक्वेशन को हम रीअरेंज कर देंगे। रीअरेंज किस तरीके से करना है आपको, जो भी आपको 1 वाला है वो आपको एक तरफ करना है, जैसा कि आपका P1 ये हमारा एक तरफ हो जाएगा और P2 जो है माइनस में, तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। इसी तरीके से आपका ये जो है हाफ V स्क्वायर पॉजिटिव में आएगा और हाफ रो V1 स्क्वायर जो है वो आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो हाफ रो V1 स्क्वायर जो आप इस तरफ ले जाएंगे तो ये आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। इसी तरीके से आपका रो G H1 जो है वो आपका नेगेटिव में आ जाएगा और रो G H2 जो है वो आपको पॉजिटिव में आ जाएगा। तो रो G H2 जो है वो आपको यहीं रहने देना है और रो G H1 जो है वो आपका नेगेटिव में है तो वो आपको इस तरफ ले जाएंगे तो वो आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। इसी इक्वेशन को हम कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। और बर्नौली इक्वेशन को, इस इक्वेशन को आप देख के साफ कह सकते हैं कि इसमें क्या कह रहा है, हमारा जो भी हमारी मैकेनिकल एनर्जी है वो हमारी दोनों पॉइंट पे 0.1 और 0.2 दोनों पे हमारे जो है कांस्टेंट है। मतलब ये जो हमारा इक्वल का साइन है, मतलब हमारा जो भी 0.1 पे हमारी टोटल एनर्जी है वो हमारी इक्वल होगी हमारे 0.2 पे टोटल एनर्जी के। तो ये हमारी आ जाती है बर्नौली इक्वेशन। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। और अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इसलिए हमें से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको जो है अगर इसकी वीडियो डिटेल में देखनी है तो आप हमारे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की जो भी प्लेलिस्ट है उसमें आपका जो है यूनिट 1 लेक्चर 1 जो है आप उसको प्ले कर सकते हैं, वहाँ से आप इजीली बर्नौली इक्वेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर से आप क्या समझते हैं, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर। हमें जो है डिस्क्राइब करनी है, हमें कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बतानी है हमें ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर की। एंड ऐड अ नोट ऑन इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर, और हमारा इकोनॉमी बतानी है हमारे मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर की। तो ये क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर्स में 10 मार्क्स में हमने जो है डिस्कस कर चुका है। हमारा जो है ये 2018-19 का हमारा जो क्वेश्चन पेपर था उसमें हमने इसको जो है बहुत अच्छे से जो है डिस्कस करा था। तो आप इसको जो है वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर हर क्वेश्चन को हम जो है हर लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो वो लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से हम जो है इसको इस लेक्चर में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये पूरा क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा क्विक रिवाइज में अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, हमारा मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर क्या होता है, इन दिस वर्टिकल ट्यूब इवेपोरेटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज़ यूज फॉर लार्ज स्केल इवेपोरेटर। बेसिकली हमारा इसमें क्या होता है, हमारा वर्टिकल ट्यूब इवेपोरेटर जो होते हैं वो हमारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं हमारे सीरीज में, और ये जो होता है हमारा मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर जो है वो हमारा लार्ज स्केल के लिए यूज़ करा जाता है। बेसिकली हमारा जो लार्ज स्केल पे हमारे जो प्रोडक्ट को कंसंट्रेट करते हैं तो वो जो है उसमें यूज़ करते हैं हम मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। तो इस तरीके से इसका जो है कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे हमारा जो है 3 इफेक्टर लगे हुए हैं और यहाँ पे लास्ट में हमारा जो है साइक्लोन सेपरेटर लगा होता है। तो इस तरीके से होता है हमारा फर्स्ट स्टेप में हमारा जो फर्स्ट इफेक्टर होता है उसी में हम सिर्फ स्टीम देते हैं, बाकी सब में हम जो है एक दूसरे की वेपर्स देते हैं। जैसे हमने यहाँ से फीड इनलेट करवा दी, यहाँ से हमने स्टीम डाल दी। अब इस स्टीम के द्वारा जो भी हमारे हीट ट्रांसफर होगी और यहाँ से हमारा वेपर्स बनेंगे, इसके वेपर्स फिर हमारे सेकंड वाले में जाएंगे और उसको बॉईल करना स्टार्ट करेंगे। फिर उसके वेपर्स जो बनेंगे उसके वेपर्स जो है वो हमारे थर्ड वाले में जाएंगे। तो इस तरीके से इसकी प्रोसेस चलती रहती है। और ये जो है सबसे हाईएस्ट जो कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट होता है वो हमारा थर्ड वाले में निकलेगा, क्योंकि हमारा उसमें जो है सबसे
इसके वेपर्स उसमें जाएंगे, फिर उसके वेपर्स उसमें जाएंगे, और इसकी जो प्रोडक्ट भी इसी तरीके से जाएगा कि हमारा जो इसका प्रोडक्ट है वो हमारा इसकी फीड में जाएगा, और इसकी जो प्रोडक्ट निकलेगा वो हमारा इसकी फीड में जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमारा थर्ड तक जाते जाते बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है। तो इस वजह से हमारा जो हाईएस्ट कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा लास्ट वाले इफेक्टर में मिलता है। तो इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर की इकोनॉमी के बारे में। ये जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके 10 मार्क्स में पूछी जाती है। 10 मार्क्स में आपके जो मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर की वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और इकोनॉमी, ये तीनों चीज़ें आपकी 10 मार्क्स में पूछी जाती है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एंड इकोनॉमी। मतलब हमारा जो मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर की परफॉर्मेंस जो होती है वो उसको हम मेजर करते हैं हम कैपेसिटी और इकोनॉमी के बेस पे। इकोनॉमी इज़ द नंबर ऑफ किलोग्राम्स ऑफ वाटर वेपोराइज्ड फ्रॉम ऑल इफेक्ट पर केजी ऑफ स्टीम यूज। मतलब हमारा कितने स्टीम यूज़ करने पे हमारा कितने किलोग्राम जो है आपकी वाटर वेपोराइज हुआ है उसे हम कहते हैं इकोनॉमी। फॉर सिंगल इफेक्ट स्टीम इकोनॉमी इज़ 0.8। मतलब हमारा सिंगल इफेक्ट के लिए हमारी जो इकोनॉमी होती है वो होती है हमारी 0.8। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन जो है हमने सिर्फ इसकी क्विक रिवीजन ली है। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप जो है इसका 2018-19 का क्वेश्चन पेपर में 10 मार्क्स में जाके इजीली इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द प्रिंसिपल, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लैश डिस्टिलेशन। हमें जो फ्लैश डिस्टिलेशन को एक्सप्लेन करना है डिटेल में, उसका डायग्राम बताना है, प्रिंसिपल बताना है, वर्किंग बतानी है और एप्लीकेशन बताना है। तो इसका डायग्राम जो होता है वो इस तरीके से होता है। हमारा ऊपर से जो है हमारा पंप होता है जिसके द्वारा हमारी फीड जो है वो हमारी हाई प्रेशर से फ्लो कराई जाती है हीटर के अंदर, और ये जो हमारा हीटर है, अब हीटर के साथ में हमारा जो है वॉल्व लगी होती है, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व, और उसके साथ जो हमारा कनेक्ट होता है हमारा वेपर लिक्विड सेपरेटर। तो इस तरीके से इसका जो है डायग्राम होता है। इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। वी पास इंटायर लिक्विड्स फ्रॉम हीटर एंड इंक्रीज टेम्परेचर अप टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। हमारा जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो फीड जो है उसको हम जो है हीटर के थ्रू पास करते हैं, जिसका हमारा टेम्परेचर जो है हमारा उसके अंदर ज़्यादा होता है। मतलब जो भी हमारा लिक्विड है उसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट है, हम बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर जो हम हीटर में सेट कर देते हैं। अब जैसे ही उसमें जो है लिक्विड उसमें फ्लो होगा तो वो जो हमारा सडनली वेपराइज हो जाएगा, और हमारा बॉइलिंग पॉइंट की वजह से, हीट की वजह से वो जो हमारा वेपर्स फॉर्म में आ जाता है। मिक्सचर सडनली वेपराइज्ड एंड व्हेन वी पास थ्रू हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन, सो वेपर्स बिकम कूल एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड्स। बेसिकली हमारा इसमें क्या कह रहा है हमारा प्रिंसिपल, इसमें जो हम हीटर का टेम्परेचर सेट कर लिया। अब जैसे हमारा कोई लिक्विड है उसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री पे हमने जो है 92 या 94 पे हमने जो है हीटर का टेम्परेचर सेट कर लिया है। अब इसके थ्रू हम जो है हीटर के थ्रू हम जो लिक्विड को फ्लो कराएंगे। अब फ्लो कराएंगे तो हीटर के हीट की वजह से वो जो है 92 डिग्री सेल्सियस पे वो जो है बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। वो जो सडनली जो है पूरा मिक्सचर जो है वो वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो वो वहाँ जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब जब भी उसको जो है फ्लो कराया जाता है हमारा हीटर से वेपर लिक्विड सेपरेटर की तरफ हमारा जो है फ्लो कराते हैं, तो हमारा हीटर में जो है हाई प्रेशर है और हमारा वेपर लिक्विड प्रेशर सेपरेटर जो है उसमें जो है लो प्रेशर है। तो हमारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब हमारा लिक्विड फ्लो करता है, जो हमारी वेपर्स फ्लो करती है, तो वो वेपर्स जो है वो हमारी सडनली कूल हो जाती है। अब कूल होने के बाद जब वो हमारा कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, तो इस तरीके से हमारा फ्लैश डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। फीड पंप इनटू द हीटर, लिक्विड गेट हीटेड एंड कन्वर्टेड इनटू वेपर। सबसे पहले हमारा जो जैसे हमने बताया था, सबसे पहले हम जो है फीड को पंप के द्वारा हम जो है उसमें अंदर डालेंगे हीटर के अंदर, जहाँ पे हमारा जो लिक्विड है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में, विच एंटर्स द वेपर लिक्विड सेपरेटर। फिर जो हमारा वेपर्स है वो हमारा वेपर लिक्विड सेपरेटर में एंटर करेगा थ्रू प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व। हमारा प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व ये यहाँ पर लगी हुई है। इसके थ्रू हमारा जो वेपर्स है वो हमारे वेपर लिक्विड सेपरेटर में जाएंगी। Vapors start to condense. Firstly, vapors of high boiling fraction get condensed and low boiling fraction remains as vapors. इसमें क्या कह रहा है हमारा वेपर्स जो है फिर हमारा जैसे भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा तो हमारा जो वेपर्स है वो हमारा कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे लिक्विड में। अब सबसे पहले वो वेपर्स जो है वो कन्वर्ट होंगी जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट है, वो वेपर्स सबसे पहले कंडेंस हो जाएंगी और वो हमारा लिक्विड में आ जाएंगी। बट हमारा जिनका लो बॉइलिंग फ्रैक्शन है, मतलब जो जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट है, वो अभी भी जो है वेपर्स फॉर्म में रहेंगी। विच वी कलेक्ट आफ्टर सम टाइम सेकेंड लिक्विड आल्सो कंडेंस एंड वी कलेक्टेड। वही हमारा बता रखा है, जो हमारा हाई बॉइलिंग पॉइंट फ्रैक्शन है वो वाला वेपर्स जो है वो हमारा कंडेंस होकर लिक्विड में आ जाएगी, जिसको हम कलेक्ट कर लेंगे।
एक वेसल में, और फिर हमारा कुछ देर बाद जो है हमारा दूसरा लिक्विड जिसका हमारा लो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हमारा कंडेंस हो जाएगा और वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और उसको भी हम थोड़ी देर बाद उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है फ्लैश डिस्टिलेशन की। नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड इन सेपरेटिंग कंपाउंड्स, ये जो है हमारा कंपाउंड्स को सेपरेट करने में यूज़ करा जाता है। विच बॉइलिंग पॉइंट इज़ वाइडली डिफरेंट, मतलब जिसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, उनको हम जो है सेपरेट करते हैं। इट इज़ यूज इन रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल्स, हमारा जो क्रूड ऑयल्स की रिफाइनिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमारा जो है एप्लीकेशंस है फ्लैश डिस्टिलेशन की। तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है वो हमारा 7 मार्क्स का है। इसमें जो है 7 क्वेश्चंस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से कोई भी आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसमें चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब रोल्स एक्सपेरिमेंट इलस्ट्रेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ पैटर्न, मतलब हमारे जो फ्लो पैटर्न्स, डिफरेंट टाइप के फ्लो पैटर्न्स को स्टडी करनी है और हमारा जो रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्क्राइब करना है। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है हमारा? इट इज़ द रेशो ऑफ इनर्शियल फोर्स एंड विस्कस फोर्स। हमारा इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स इन दोनों का रेशो जो होता है उसी को हम कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है हमारा, ये होता है हमारा रो वी डी इज इक्वल डिवाइडेड बाय ईटा। ईटा क्या हमारा विस्कस फोर्स, मतलब विस्कोसिटी, उसको हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। तो इस तरीके से हमारा इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फ्लो। रेनॉल्ड्स नंबर और हमारा टाइप ऑफ फ्लो, ये दोनों जो है एक दूसरे से कोरिलेट है। इसमें हमारा जो है 3 तरीके से फ्लो आ जाते हैं। फर्स्ट आता है हमारा लेमिनार फ्लो, सेकंड आता है हमारा ट्रांजिशन फ्लो और थर्ड आता है हमारा टर्बुलेंट फ्लो। फर्स्ट आता है हमारा लेमिनार फ्लो। इफ डाई फिलामेंट फॉर्म स्ट्रेट लाइन, अगर हमारी डाई फिलामेंट जो है वो हमारी स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी तो उसे हम कहेंगे लेमिनार फ्लो। सेकंड आता है हमारा ट्रांजिशन फ्लो। ट्रांजिशन फ्लो में क्या होता है? इफ डाई फिलामेंट फ्लो इन वेवी मैनर, अगर हमारी डाई फिलामेंट जो है वो हमारी वेवी मैनर्स में हमारा फॉर्म करती है तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन फ्लो। फिर आता है हमारा टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है? इफ डाई फिलामेंट डिफ्यूज ओवर द इंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब वाइल पासिंग, मतलब पासिंग के दौरान जब भी हमारी डाई फिलामेंट जो है वो हमारी डिफ्यूज हो जाए तो उसे हम कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। फिर हमारा आता है रेनॉल्ड्स नंबर। अगर रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो हमारा 2000 से कम होगा तो उसे हम कहेंगे लेमिनार फ्लो। अगर हमारा रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो हमारा 2000 से ज़्यादा होगा तो वो फ्लो जो होगा वो उसे हम कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। तो इस तरीके से हमारा जो फ्लो पैटर्न और हमारा जो है रेनॉल्ड्स नंबर एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर एंड एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो सबसे पहले हमें जो है इसमें डायग्राम एक्सप्लेन करना है कि हमें जो है सबसे पहले डायग्राम बनाना है एक बहुत अच्छा सा। तो इस तरीके से इसका डायग्राम होता है। इसमें जो हमारा यहाँ से इनलेट होती है और इनलेट जो होती है वो हमारे कनेक्ट होती है इन ट्यूब्स के द्वारा, मतलब यहाँ से जो भी लिक्विड जाएगा वो हमारे ट्यूब्स के अंदर फ्लो करेगा। और दूसरी इनलेट होती है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कौन सी इनलेट होती है? यहाँ पे हम जो भी लिक्विड डालेंगे वो हमारी ट्यूब्स के बाहर फ्लो करेगा। तो इस तरीके से हमारे जो है इन दोनों में जो है हीट का एक्सचेंज होता है। अगर हम नीचे से हॉट स्टीम डालते हैं, मतलब अगर हम यहाँ से स्टीम पास करते हैं तो इन ट्यूब्स के अंदर जो है स्टीम फ्लो होगी, और हमारा अगर ऊपर से कोल्ड फ्लूइड डालते हैं, मतलब ठंडा पानी डालते हैं, तो हमारे ट्यूब्स के बाहर जो है वो हमारा ठंडा पानी होगा। तो हमारा हॉट ट्यूब के द्वारा, मतलब जो हमारी स्टीम है, स्टीम से हमारा ठंडे पानी की तरफ जो हमारी हीट एब्जॉर्ब होगी तो हमारा जो ठंडा पानी है वो भी हमारा गर्म होकर हमारे इस आउटलेट से निकलेगा, और हमारा ये जो हॉट स्टीम थी, मतलब जिसको हम कह रहे हैं स्टीम जा रही है हम यहाँ से, वो स्टीम जो है वो हमारे यहाँ से होकर आउटलेट से निकल जाएगी। तो इस तरीके से हमारा हीट एक्सचेंजर होता है ये, जिसको हम कहते हैं शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। तो इसका ये बेसिक डायग्राम है। इसमें हमारी बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं और इसमें जो है शेल्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग। इसमें बफल्स होते हैं। बफल्स जो होते हैं वो हमारी ट्यूब्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और हमारा सैगिंग से बचाते हैं। और ये जो था हमारा बफल्स का दूसरा वर्क ये भी होता है कि ये जो हमारा टर्बुलेंट फ्लो बनाते हैं, मतलब एक जो है टर्बुलेंट फ्लो को क्रिएट करते हैं उसके अंदर, ताकि अच्छे से जो हीट ट्रांसफ़र है हो सके। शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर जो है बेसिकली हमारा हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करा जाता है। मतलब एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड में अगर हमें हीट ट्रांसफ़र करनी है तो उसके लिए हम जो है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं। तो इसका हम देख लेते हैं। शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, इट कंसिस्ट सीरीज ऑफ ट्यूब्स विच कंटेन फ्लूइड्स दैट मस्ट आइदर हीटेड और कूल्ड। इसमें जो होता है हमारा बहुत सारी सीरीज होती हैं अलग अलग ट्यूब्स की, मतलब इसमें जो है बहुत सारी ट्यूब्स जो है एक दूसरे से सीरीज़ में कनेक्ट होती हैं, जिसके अंदर हमारा लिक्विड जो है फ्लूइड जो है वो फ्लो होता है। वो जो हमारा हीट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है। इसमें जो होता है हमारा बफल्स होती हैं। बफल्स क्या होती हैं? होल्ड ट्यूब्स इन पोजीशन। बफल जो है एक स्ट्रिप्स के थ्रू होती है, मतलब स्ट्रिप्स की तरह होती है, जो कि हमारे ट्यूब्स को पोजीशन में रखने के लिए मेंटेन रखती है। मतलब उसको जो है एक पोजीशन में जो है मतलब सपोर्ट देने के लिए जो है बफल्स यूज़ करे जाते हैं हमारे इसमें, जो कि हमारे ट्यूब्स को सपोर्ट देते हैं और हमारा सैगिंग से प्रिवेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल आ जाता है।
वन फ्लूइड रन थ्रू द ट्यूब एंड अनदर फ्लूइड फ्लो ओवर द ट्यूब टू ट्रांसफर हीट बिटवीन द फ्लूइड्स। बेसिकली हमारा इसमें क्या है, हमारे पास दो ट्यूब है, एक जो हमारा कोल्ड है जिसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरा हमारा हॉट है जिसको हम एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारे पास दो फ्लूइड है, अब हमें जो हमारा ठंडा वाला कोल्ड जिसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हमें जो फ्लूइड को जो है हमें कन्वर्ट करना है हॉट में। तो हमें जो है ये ठंडा वाला फ्लूइड जो है उसको गर्म करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हमारे पास जो है हमारा ये हीट ट्यूब शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है, उसमें हमारा क्या होता है, हमारे ट्यूब्स होती हैं। अब ट्यूब्स के थ्रू हम जो है हॉट वाले जो फ्लूइड है उसको फ्लो कराएंगे और हमारा कोल्ड वाला जो है वो हम ऊपर से डालेंगे जो कि हमारे ट्यूब्स के बाहर घूमेगा। तो हमारा क्या होगा, हमारा जो हॉट वाला फ्लूइड है उसकी जो हमारी हीट एनर्जी है वो हमारी बाहर की तरफ जाएगी और ये जो हमारा कोल्ड वाला फ्लूइड जो है उसको हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। और कोल्ड वाला फ्लूइड जो है, जो हमारा ठंडा वाला फ्लूइड है, वो भी धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो कोल्ड वाले फ्लूइड को कन्वर्ट कर सकते हैं हॉट में। तो इसकी नेक्स्ट हम वर्किंग देख लेते हैं। फर्स्टली हॉट स्टीम इज पास फ्रॉम इनलेट एंड इट आउट बाय पासिंग ट्यूब बंडल्स। बेसिकली हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या है, हमने जो है हॉट स्टीम को पास करवा दिया हमने इनलेट के थ्रू। सेकंड स्टेप आता है देन वी एंटर दैट फ्लूइड विच वी वांट टू हीट, मतलब फिर हम जो है उस फ्लूइड को एंटर कराते हैं जिसको हमें गर्म करना है from upside, and then these fluid pass externally to the tube bundles and then which release heat। बेसिकली हमारा क्या है, जो भी हमें जिसको गर्म करना है वो जो हम उसको ऊपर से अपसाइड से मतलब ऊपर की तरफ से हम जो उसको इनलेट करवाते हैं। अब वो जो फ्लूइड है जो कि ठंडा है जिसको हमें गर्म करना है वो जो है ट्यूब्स के आसपास घूमेगा। अब ट्यूब्स के अंदर जो है वो हमारी हीट है, मतलब जो है हमारी स्टीम घूम रही है। अब स्टीम जो है उसमें बहुत ज़्यादा हीट है, तो वो हीट जो है वो हमारी ट्रांसमिट होगी हमारी ट्यूब्स के अंदर से मतलब बाहर की तरफ। तो हमारे ट्यूब्स के अंदर जो है हॉट फ्लूइड है और बाहर हमारा ठंडा वाला फ्लूइड है। तो हमारे ठंडा वाला फ्लूइड जो है उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही हमारा बता रखा है विच रिलीज हीट, जो हमारे ट्यूब्स के अंदर वाला फ्लूइड है वो हीट को रिलीज़ करेगा और जो हमारा ट्यूब के बाहर वाला फ्लूइड है जिसको हम कोल्ड फ्लूइड कह रहे हैं वो हमारा हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड द कोल्ड फ्लूइड एब्जॉर्ब हीट, वही हमारा बता रखा है, जो हमारा ठंडा वाला फ्लूइड है वो हमारा हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड बिकम हॉट, और वो जो हमारा धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड पास आउट फ्रॉम द आउटलेट एट डाउन साइड। बेसिकली हमारी जो डाउन साइड वाली आउटलेट है वो हमारा जो है जो हमारा ठंडा वाला फ्लूइड है वो धीरे धीरे गर्म होने के बाद वो हमारी नीचे वाली आउटलेट से निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा इसका आ जाता है बफल्स, मतलब बफल्स जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बफल्स इट क्रिएट टर्बुलेंट फ्लो ऑफ हीट विच प्रिवेंट रेजिस्टेंस और हेल्प टू इंक्रीज हीट ट्रांसफर। बेसिकली हमारा क्या है, बफल जो है वो हमारे टर्बुलेंट फ्लो को क्रिएट करती है जो कि हमारा इंक्रीज करता है हीट ट्रांसफर को। और बफल जो है वो हमारा सपोर्ट में भी हेल्प करती है जो कि हमारा ट्यूब्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है और हमारा इस तरीके से इसका डायग्राम था। तो उम्मीद है गाइज आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेज ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। फिर हमें जो है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के बारे में पढ़ना है, उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़नी है, प्रिंसिपल पढ़ना है और वर्किंग पढ़नी है और उसके यूजेस पढ़ने हैं। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से हम जो है मतलब एयर को फ्लो कराते हैं। यहाँ पे हमारा एयर फिल्टर लगे होते हैं, यहाँ पे हमारा जो फैन लगा होता है। यहाँ पे बेसिकली हमारा कुछ नहीं होता, यहाँ पे हमारा डिटैचेबल बाउल होता है, उसमें हम मटेरियल को लोड करते हैं और उसको डाल देते हैं। अब यहाँ पे हमारा मटेरियल है, यहाँ से हमारी जो है हीट आती है, मतलब हवा आती है। अब ये जो बाउल है उसके नीचे जो है छेद है, तो छेद के थ्रू हमारा जो हवा है इस बाउल के अंदर जाती है और बाउल के अंदर से जो हमारा पार्टिकल्स है उसमें से जो है मॉइस्चर को जो है रिमूव करवा देती है। अब इससे क्या होता है, हमारे यहाँ जो हमारे बैक फिल्टर लगे होते हैं जिसके थ्रू हमारा जो एयर जो है वो हमारी रिमूव हो जाती है ऊपर से, बट हमारा जो पार्टिकल्स है वो हमारे वहीं के वहीं रहते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो है वर्क करता है। चलिए इसको थोड़ा थ्योरेटिकल देख लेते हैं। इस फर्स्ट आता है इसका प्रिंसिपल, हॉट एयर इज पास्ड एट हाई टेम्परेचर। सबसे पहले हमारा जो है हॉट एयर जो है पास कराई जाती है हाई टेम्परेचर पे थ्रू परफोरेटेड बॉटम ऑफ कंटेनर। हमारा जो परफोरेटेड बॉटम जो है कंटेनर का कंटेनिंग ग्रेनुल्स। हमारा जो एक कंटेनर है जिसमें हमारा जो परफोरेशन है, मतलब परफोरेशन क्या होती है, हमारी बहुत सारे छेद हैं। अब उसमें जो हमने ग्रेनुल्स को लोड कर दिया और उसको हमने जो है अंदर मशीन के अंदर डाल दिया। अब उसमें जो छेद है तो उसमें ईजिली हमारी जो है हवा जो है ईजिली पास हो सकती है। फिर हम जो है बहुत ही ज़्यादा हॉट एयर जो है उसमें पास करवाते हैं हाई टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से उसका मॉइस्चर जो है वो हमारा रिमूव हो जाता है और इस तरीके से हमारी ड्राइंग प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वेट ग्रेन्यूल्स प्लेस्ड इन डिटैचेबल बाउल। हमारा सबसे पहले क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारा जो भी ग्रेन्यूल्स है जिसको हमें जो कि गीले हैं और जिन्हें हमें सुखाना है उसे हम जो है डिटैचेबल बाउल में डाल देते हैं। हॉट एयर पास थ्रू द बॉटम। हमारा जो है हॉट एयर जो है उसको पास करवाते हैं हम बॉटम से। वेलोसिटी ऑफ
एयर इज़ मोर देन सेटलिंग वेलोसिटी एंड ग्रेन्यूल्स रिमेन इन सस्पेंडेड। हमारा जो वेलोसिटी जो है हमारी एयर्स की वो इतनी ज़्यादा होगी कि हमारा जो सेटलिंग वेलोसिटी है उससे ज़्यादा हमारी जो वेलोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो ग्रेन्यूल्स है वो हमारे हवा में ही रहने चाहिए। मतलब हमारे जो है इतने प्रेशर से इतनी तेज़ी से नीचे से हवा लग रही है कि हमारा जो ग्रेन्यूल्स है वो हमारे ग्रेविटी को अपोज कर रहे हैं और हमारे एयर में जो है वहीं पर सस्पेंड है। गैस सराउंड एवरी ग्रेनुअल्स टू कंप्लीट ड्राई। हमारा जो गैस जो है वो हमारा सराउंड रहेगी, मतलब चारों तरफ रहेगी हमारे ग्रेनुअल्स के, सभी ग्रेनुअल्स के, तब तक जब तक वो जो है कम्प्लीटली ड्राई ना हो जाए। एंड एयर लीव्स द ड्रायर, और हमारा एयर जो है हमारा लीव कर देगी ड्रायर को बाय बैक फिल्टर। हमारा बैक फिल्टर के थ्रू हमारा जो एयर जो है वो हमारे ड्रायर से निकल जाएगी, बट हमारा जो पार्टिकल्स है वो हमारे निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा बैक फिल्टर के जो पोर साइज होता है वो हमारा बहुत ही माइनर होता है, मतलब बहुत ही छोटा होता है, जिसकी वजह से हमारा जो है सिर्फ हवाई जो है वहाँ से निकल सकती है। हमारे ग्रैन्यूल्स जो है वो हमारे ऊपर से निकल नहीं सकते। तो इस तरीके से हमारा जो पार्टिकल्स है वो हमारे ऊपर की तरफ उठेंगे, सस्पेंड रहेंगे हवा की वजह से। हमारा हवा का प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, इस वजह से हमारा पार्टिकल जो है वो ऊपर ही रहेंगे, और वो जो है अच्छी तरीके से कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद वो वापस जब भी हम एयर को हम रिमूव कर देंगे तो हमारा जो पार्टिकल्स हैं, ग्रैन्यूल्स हैं, वो हमारे वापस नीचे आ जाएंगे। द रेजिडेंस टाइम फॉर ड्राइंग इज़ अबाउट 40 मिनट्स। जो हमारा रेजिडेंस टाइम है हमारे ड्राइंग करने के लिए वो हमारा 40 मिनट है। मतलब 40 मिनट तक हमें जो है इसमें जो है पार्टिकल्स को ड्राई होने के लिए इसमें रखना पड़ेगा। 40 मिनट के बाद जो हमारे पार्टिकल्स या फिर हमारे जो ग्रैन्यूल्स है वो हमारे अच्छी तरीके से कम्प्लीटली ड्राई हो जाएंगे और हमें मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। नेक्स्ट हम फ्लूइडाइज बेड ड्रायर के हम जो है यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर ड्राइंग ग्रेन्यूल्स इन प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स। हमें जो टैबलेट्स बनाने के हमें जो ग्रेन्यूल्स बनाने पड़ते हैं पहले, उन ग्रेन्यूल्स के ड्राइंग प्रोसेस के लिए हम जो इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर 3 ऑपरेशंस: मिक्सिंग, ग्रेनुलेशन एंड ड्राइंग। हमें जो है ये 3 ऑपरेशंस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें कोई भी ग्रेन्यूल्स की मिक्सिंग करनी है तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ग्रेनुलेशंस मतलब ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन में हम जो है इसका यूज़ कर सकते हैं, और हमारा ग्रेन्यूल्स की ड्राइंग करने के लिए हम जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम तीन प्रोसेस के लिए हम जो है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है गाइस आपको ये जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेज ऑफ ट्विन शेल ब्लेंडर। हमें जो ट्विन शेल ब्लेंडर के प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग और यूजेज बताने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। हमारा ट्विन शेल ब्लेंडर का हमारा कंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरीके से होती है। बेसिकली हमारी एक शाफ्ट होती है जिसमें हमारा जो है एक वी शेप का जो है स्ट्रक्चर होता है, मतलब कैविटी होती है, जिसके अंदर हम जो है फीड को इनलेट करते हैं और उसको जो हम अच्छी तरीके से बंद करते हैं। ऊपर की तरफ से हमारी जो है इनलेट होती है, 2 इनलेट होती है इसके अंदर, और हमारा नीचे की तरफ जो है आउटलेट होती है। मतलब यहाँ से हम जो है मिक्सचर निकालते हैं। मतलब इसका बेसिकली हमारा बेसिक क्या होता है, हमारा यहाँ पे जो है शाफ्ट होती है जो कि हमारे कनेक्ट होती है एक मोटर से। मोटर रोटेट करती है इसे, और इसमें हम जो है सबसे पहले मटेरियल लोड कर देंगे। मटेरियल लोड करने के बाद जो हम इसको रोटेट करेंगे। रोटेट होने के बाद जो हमारा टम्बलिंग मोशन होता है। अब टम्बलिंग मोशन की वजह से हमारा जो पार्टिकल जो भी हमने इसमें लोड करा है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाता है, और हम इसको ईजिली मतलब हमें जो है मिक्सचर जो है हमें ईजिली मिल जाता है। तो बेसिकली हमारा ट्विन शेल ब्लेंडर जो होता है वो हमारा मिक्सिंग प्रोसेस के लिए यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। मिक्सिंग ओकर ड्यू टू टम्बलिंग मोशन। हमारा टम्बलिंग मोशन की वजह से हमारा मिक्सिंग होती है, तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। मटेरियल लोड अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60%। हम जो है 50 to 60% मटेरियल लोड कर देते हैं उसकी टोटल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। एज ब्लेंडर रोटेट मटेरियल अंडरगो टम्बलिंग मोशन। जैसे हम जो है ब्लेंडर को रोटेट करना स्टार्ट करते हैं वैसे हमारा जो है मटेरियल जो होता है वो टम्बलिंग मोशन में चला जाता है। When V is inverted and material split and recombine। जैसे हमारा V जो है इन्वर्ट होता है वैसे मटेरियल जो होता है वो हमारा 2 भागों में स्प्लिट हो जाता है, और हमारा वापस जो है जब ये रोटेट होता है तो हमारा रिकम्बाइन होता है। दिस प्रोसेस yield टू मिक्सचर। इसी प्रोसेस की वजह से हमारा जो है मिक्सिंग होती है। ये जो है बेसिक वर्किंग होती है। हमारा बेसिकली हम जो है सबसे पहले ऊपर से डालेंगे। यहाँ पे हमारा जो है वो इनलेट और आउटलेट होती है। हम इनलेट को ओपन करेंगे, उसमें जो है हम मटेरियल को लोड करेंगे और हम इनलेट को जो है बहुत अच्छे से क्लोज कर देंगे। फिर हम जो है इसमें रोटेट करेंगे मोटर की वजह से, मतलब मोटर की हेल्प से हम जो है इसको ईजिली रोटेट कर सकते हैं। अब रोटेशन के बाद इसमें जो है टम्बलिंग मोशन होता है। टम्बलिंग मोशन की वजह से हमारा जो मिक्सचर है वो हमारा गेट होता है, मतलब जो भी हमारा सब्सटेंस है वो मिक्स हो जाता है। अच्छी तरीके से मिक्सिंग होने के बाद हम जो है इसका आउटलेट के थ्रू हमारा जो भी मिक्सचर है उसको हम निकाल लेते हैं। तो ये बेसिक हमारी इसकी वर्किंग होती है। नेक्स्ट हम इसका यूज देख लेते हैं। इट इज़ यूज इन सॉलिड मिक्सिंग। ये जो हमारा सॉलिड मिक्सिंग में यूज़ होता है। सेकंड आता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्डर। हमारा जो मिक्सिंग ऑफ ऑर्डर में भी हमारा इसका यूज़ करा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, एड अ नोट ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिल्ट्रेशन। हमें जो है थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में स्टडी करनी है और हमें फिर जो है ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं फिल्ट्रेशन के।
सबसे पहले हम देख लेते हैं थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन के। द फ्लो ऑफ एनी लिक्विड्स थ्रू एनी पोरस मीडियम ऑफर रेजिस्टेंस टू इट्स फ्लो। मतलब फिल्ट्रेशन क्या है हमारा, बेसिकली जब भी हम कोई भी लिक्विड को पास करवाते हैं या फिर कोई भी स्लरी को पास कराते हैं किसी भी पोरस मीडियम के थ्रू, जो कि उसको जो है रेजिस्टेंस ऑफर करता है, मतलब उसको जो है रेजिस्ट करता है उसका फ्लो को, उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। मतलब बेसिकली अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में इसकी डिफाइन देखेंगे तो फिल्ट्रेशन जो है एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम जो है सॉलिड सब्सटेंस को सेपरेट कर देते हैं किसी भी स्लरी में से। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। मतलब कितनी ड्राइविंग फोर्स है उसको अगर हम डिवाइड करें हम रेजिस्टेंस से कि कितना उसमें जो है रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है, तो वो हमारा आ जाता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा, और जितनी ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स होगी उतना ही हमारा ज़्यादा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा। तो फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसमें थ्योरीज आ जाती है। सबसे पहले आ जाता है हमारा इसमें जो हमारी 3 थ्योरीज पढ़नी है। फर्स्ट आती है हमारी पॉइजली इक्वेशन, सेकंड आती है हमारी डार्सी इक्वेशन, और थर्ड आती है हमारी कोजनी-कैरमन इक्वेशन। फर्स्ट आती है हमारी पॉइजली इक्वेशन। पॉइजली इक्वेशन क्या कहती है, फिल्ट्रेशन इज सिमिलर टू द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड अंडर प्रेशर थ्रू कैपिलरी। मतलब पॉइजली इक्वेशन क्या कहती है, हमारा फिल्ट्रेशन जो है वो हमारा सेम होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंडर प्रेशर। मतलब जब भी हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो किसी भी कैपिलरी के थ्रू हमारा जो है स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, उसी के हमारा सेम सिमिलर होता है हमारा फिल्ट्रेशन। इसकी हमारी जो है इक्वेशन आती है हमारी ये। नेक्स्ट आता है हमारा डार्सी इक्वेशन। डार्सी इक्वेशन क्या कहता है, द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हैज़ बिन इनकॉर्पोरेट इनटू इक्वेशन। हमारा जो है इसने जो है कौन कौन से फैक्टर्स जो है जो कि हमारे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं उसको जो है एक इक्वेशन में इसने जो है इनकॉर्पोरेट करा है, और ये हमारी इक्वेशन है ये वाली। तो इस तरीके से हमारा डार्सी इक्वेशन होती है हमारा V = KA डेल्टा P बाई ईटा L। तो ये जो है हमारी इसे कहते हैं हमारा डार्सी इक्वेशन। थर्ड आता है कोजनी-कैरमन इक्वेशन। कोजनी-कैरमन इक्वेशन क्या होती है, इट इज़ द रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ अबव 2 इक्वेशन, इट इज़ वाइडली यूज्ड। ये जो होता है हमारा कोजनी-कैरमन इक्वेशन जो होती है हमारी रिजल्टेंट इक्वेशन है हमारी पॉइजली इक्वेशन की और हमारी डार्सी इक्वेशन की। इन दोनों की रिजल्टेंट इक्वेशन है हमारी कोजनी-कैरमन इक्वेशन, और यही जो इक्वेशन है हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है। ये हमारी इक्वेशन ये वाली है। इसमें हमारा जो है E जो है रिप्रेजेंट करता है पोरोसिटी को, और हमारा K जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है कोजनी कांस्टेंट को। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिल्ट्रेशन। हमें जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना है। इसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट्स। हमारा जो स्टेराइल प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में हम जो है फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। सेकंड आता है प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग। बल्क ड्रग में हम जो है बल्क ड्रग की फॉर्मेशन में हम जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। थर्ड आता है प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड ओरल फॉर्मुलेशंस। लिक्विड ओरल फॉर्मुलेशंस की प्रोडक्शन में भी हम जो है फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। लास्ट आता है हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी हम जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस का बहुत लार्ज स्केल पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेज ऑफ परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। हमें परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज का जो हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है, उसकी प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग और यूजेज। हमारा स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से होता है हमारा परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज का। इसमें जो है ऊपर की तरफ हमारा स्विच होता है जिससे हम जो है इस मशीन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नीचे की तरफ एक शाफ्ट होती है जिसके थ्रू हम जो है नीचे की तरफ इसमें मोटर फिट होती है जिसके थ्रू ये जो है रोटेट होता है। यहाँ पे हमारा फिल्टर क्लॉथ लगे होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो वाटर जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है, और यहाँ हमारी केजिंग होती है और ये हमारा लिक्विड आउटलेट होती है जहाँ से हमारा लिक्विड रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। सेपरेशन ओकर थ्रू परफोरेटेड वॉल डिपेंड ऑन देयर डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फेज। सॉलिड और लिक्विड फेज की डेंसिटी के डिफरेंस के बेस पे हमारा जो इसका सेपरेशन होता है। नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। मटेरियल इज लोडेड इनटू द बास्केट। सबसे पहले हमने जो मटेरियल को लोड कर दिया है बास्केट के अंदर। द पावर इज अप्लाइड टू रोटेट। सबसे पहले हम जो पावर अप्लाई करेंगे रोटेट करने के लिए 5 किलोवाट। देन पावर रिड्यूस टू 2 किलोवाट। सबसे पहले हमें क्या करा, हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या था, हमने मटेरियल को लोड कर दिया है बास्केट के अंदर। फिर हम उसको जो है रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में हम जो है 5 किलोवाट की पावर देंगे और फिर बाद में जो है उसको रिड्यूस कर देंगे 2 किलोवाट में। देन द लिक्विड पासिस थ्रू द परफोरेटेड वॉल वाइल सॉलिड रिटेन इन द बास्केट। हमारा जो लिक्विड जो है वो हमारा परफोरेट जो हमारी वॉल है उसके थ्रू बाहर आ जाएगा, और हमारा जो सॉलिड है वो हमारा बास्केट के अंदर ही रिटेन रहेगा, मतलब वहीं पर ही प्रेजेंट रहेगा। लिक्विड इज कलेक्टेड थ्रू द केजिंग, सेंट्रीफ्यूज इज स्टॉप, नाउ अनलोड द सॉलिड। फिर हमारा जो लिक्विड जो वो हमारा कलेक्ट हो जाएगा हमारा केजिंग के थ्रू। हमारे ये जो लिक्विड आउटलेट है यहाँ से हमारा लिक्विड जो है वो हमारा कलेक्ट हो जाएगा, और हमारा सेंट्रीफ्यूज को हम जो है स्टॉप कर देंगे, और फिर हमारा जो है सॉलिड जो है वो हम उसको अनलोड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी इसकी वर्किंग होती है। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन फ्रॉम इंसुलिन। हमारा जो है प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन जो होता है इंसुलिन में से उसको रिमूव करने के लिए हम जो है उसको सेपरेट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। मतलब हम जो है इंसुलिन में से प्रेसिपिटेट जो है वो जो प्रोटीन के प्रेसिपिटेट है उनको सेपरेट कर रहे हैं, उसको अलग कर रहे हैं।
इट इज़ यूज टू सेपरेट क्रिस्टलाइन ड्रग्स फ्रॉम अनदर लिक्विड्स, मतलब किसी लिक्विड है, कोई लिक्विड है उसमें जो है क्रिस्टलाइन ड्रग्स प्रेजेंट है जो कि हमें जो है हार्म कर सकती हैं, तो उसको जो हमारा क्रिस्टलाइन ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम इसका मेरिट्स देख लेते हैं। इट ऑक्यूपाई लिटल स्पेस, मतलब ये जो हमारा कम स्पेस में भी ईजिली वर्क कर सकता है। रैपिड प्रोसेस होती है हमारी, मतलब बहुत तेज़ी से होती है। इट इज़ यूज व्हेन सॉलिड कंसनट्रेशन इन स्लरी इज़ हाई, ये हमारा कब यूज़ करते हैं, जब हमारी स्लरी में हमारा जो है सॉलिड कंसनट्रेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उस केस में हम जो है परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं। डीमेरिट्स में फर्स्ट आता है लेबर कॉस्ट इज़ हाई, मतलब जो हमारी लेबर कॉस्ट होती है वो हाई होती है। सेकंड आता है हमारा बैच प्रोसेस, बैच प्रोसेस होती है हमारी ये। अब बैच प्रोसेस में क्या हमें नुकसान है, क्योंकि हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है तो उसमें जो होता है हमारा प्रोडक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। बट हमारा बैच प्रोसेस होती है तो उसमें बैच प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले हमें जो है उसे लोड करना पड़ेगा, फिर उसको जो है सेपरेट करके फिर हमें उसको अनलोड करना पड़ेगा, मतलब लोड और अनलोड का हमारा जो है ये झंझट बढ़ जाता है। इसमें जो होता है हमारा सिर्फ एक बैच होता है, बैच रिमूव चेंज करने के बाद जो हमें से क्लीन करना पड़ता है। तो ये जो होता है हमारे कुछ डिफिकल्टीज होती है, कुछ डीमेरिट्स होते हैं हमारे परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज के। मतलब अगर कंटिन्यूस प्रोसेस होती तो ये जो हमारे कंटिन्यूसली चलती रहती, बट अगर ये हमारी बैच प्रोसेस है तो हमारे बैच प्रोसेस में यही डिफरेंस होता है कि हमें जो है उसे लोड और अनलोड बार बार करना पड़ता है। तो मतलब एक बैच कंप्लीट होने के बाद उसे हमें अनलोड करके फिर दोबारा उसे नए बैच में हमें जो है लोड करना पड़ेगा। तो यही हमारे डीमेरिट्स होते हैं हमारे परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज के। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राइट अ नोट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड इट्स कंपोजिशन एंड इट्स यूज। हमें जो है डिफरेंट टाइप्स के स्टेनलेस स्टील के बारे में बताना है और उनके कंपोजिशन के बारे में बताना है और उनके यूजेस बताने हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टेनलेस स्टील होता क्या है। स्टेनलेस स्टील इज़ एन अलॉय ऑफ आयरन। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो हमारा आयरन का ही एक अलॉय होता है। इट कंटेन क्रोमियम एंड निकल्स विच मेक स्टील कोरोजन रेजिस्टेंस। बेसिकली हमारा जो है आयरन में जब हम क्रोमियम और निकल को ऐड कर देते हैं तो वो जो हमारा स्टील का फॉर्मेशन कर लेती है, मतलब ये जो हमारा अलॉय बन जाता है। और वो जो हमारा अलॉय जो है वो हमारा कोरोजन रेजिस्टेंस है, मतलब जो है आयरन में जो है हमारे जंग लग जाती है, बट हमारा स्टील जो है उसमें जंग नहीं लगती, क्योंकि वो जो है अलॉय है उसमें जो हमारा क्रोमियम और निकल पड़ा होता है। अब क्रोमियम जो होता है वो हमारा कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, जो कि हमारा कोरोजन रेजिस्टेंस पावर को इनहेंस करता है। अगर किसी भी हम अलॉय में किसी भी मेटल में हम जो है क्रोमियम डालते हैं तो वहाँ पर जो हमारा कोरोजन रेजिस्टेंट एबिलिटी जो होती है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो हमारे इस तरीके से हमारा स्टेनलेस स्टील होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील, मतलब बहुत सारी तरीके से हमारी जो है स्टेनलेस स्टील प्रेजेंट होती है हमारे एरियाज़ में। सबसे पहले हमारा जो है यहाँ 3 तरीके की दे रखी है। फर्स्ट आता है हमारा मर्टेनसिटिक, सेकंड आता है हमारा फेरेटिक और थर्ड आता है हमारा ऑस्टेनिक। इसमें हमारा जो है यहाँ पर दे रखा कंपोजिशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और यूजेस। तो एक ही आप जो है टेबुलर फॉर्म में करेंगे तो ईजिली आप इसको याद कर सकते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आता है मार्टेनसिटिक। इसमें हमारा जो है क्रोमियम जो होता है वो हमारा 12 से 20% पड़ा होता है और कार्बन जो होता है वो हमारा 0.2 से 0.4% जो हमारा कार्बन पड़ा होता है और निकल जो होता है वो हमारा 2% तक हमारा इसमें निकल पड़ा होता है। इसका हमारा एडवांटेज क्या होता है, ये जो हमारा माइल्डली कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। इसका हमारा डिसएडवांटेज क्या होता है, हमारा इसकी डक्टिलिटी जो होती है वो हमारी पुअर होती है। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं। ये जो था हमारा सिंक बनाने में, बकेट्स बनाने में, स्टोरेज टैंक का फॉर्मेशन करने में और हमारा मिक्सिंग एलिमेंट्स में यूज़ होता है। तो यही है हमारे इसके यूजेस है मार्टेनसिटिक के। सेकंड आया था हमारा फेरेटिक। फेरेटिक जो होता है उसमें हमारा क्रोमियम होता है 15 से 30% और हमारा कार्बन होता है 0.1% और हमारा इसमें निकल जो होता है वो हमारा अपसेंट होता है। इसका हमारा एडवांटेज देख लेते हैं, बेटर कोरोजन रेजिस्टेंट। इसका हमारा जो है एडवांटेज क्या हमारा, इसमें जो है हमारे कोरोजन रेजिस्टेंट एबिलिटी जो होती है बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट हम इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है हमारा फेरेटिक का, इट इज़ नॉट गुड फॉर HCl, मतलब HCl के लिए हमारा ये जो है गुड नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड इन हीट एक्सचेंजर, ट्यूबिंग, कंडेंसर एंड पंप शाफ्ट। हमारा मतलब हीट एक्सचेंजर में यूज़ करा जाता है, कंडेंसर्स में यूज़ करा जाता है और हमारा पंप शाफ्ट में हमारा फेरेटिक यूज़ करा जाता है। थर्ड आता है ऑस्टेनेटिक। ऑस्टेनेटिक की कंपोजिशन देख लेते हैं। इसमें क्रोमियम जो होता है वो हमारा 13 से 20% होता है, निकल जो होता है वो हमारा 6 से 22% होता है और हमारा कार्बन जो होता है वो हमारा 0.1% होता है। तो इस तरीके से इसकी कंपोजिशन होती है। नेक्स्ट इसके एडवांटेज आते हैं। एडवांटेज में क्या आता है, हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट एंड स्टेरिलाइजेबल, मतलब ये जो होता है हमारा हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट है और इसको जो है ईजिली हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज, इट इज़ नॉट ईजी टू मशीन। नेक्स्ट आता है हमारा इसके यूजेस। ये जो हमारा इवेपोरेटर्स में यूज़ होता है, स्टोरेज वेसल्स में यूज़ होता है, फर्मेंटर्स में यूज़ होता है और हमारा फनल्स में यूज़ होता है। तो ये सब जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील थे। तो उम्मीद है गाइस आपको ये समझ आ गया होगा और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पेपर जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है।
तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का 2019-20 का क्वेश्चन पेपर जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और अभी भी अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको AKTU के प्रीवियस ईयर सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कराए जाएंगे, वो भी पॉइंट टू पॉइंट, जिससे आप एग्जाम्स में ईजिली याद कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की PDF चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।